नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। बैनुल अक़वामी बाज़ार में ख़ाम तेल तकरीबन मुस्तहकम रहने के दौरान हफ्ते के रोज़ मुसलसिल तीसरे दिन डीज़ल 25 पैसे और पेट्रोल 20 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल अब तक की रिकॉर्ड सतह 102 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 90 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर पर पहुंच गया। पिछले 5 में से 4 दिन में पेट्रोल 95 पैसे महंगा हो चुका है और डीजल भी 9 दिनों में 1 रुपया 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। यूरोप में तवानाई के बहरान की वजह से खाम तेल में मुसलसिल 7 दिनों से इजाफे के बाद हफ्ते के आखिर में अमरीकी बाजार में कारोबार बंद होने पर ब्रेड क्रूड 79.28 डॉलर फ़ी बैरल और अमरीकी खाम तेल 75.58 डॉलर फ़ी बैरल पहुंच गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 90 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोज़ाना जायज़ा लिया जाता है और इसी बुनियाद पर हर रोज़ सुबह 6 बजे से नई कीमतों का इतलाक़ होता है। हैदराबाद में भी आज पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 106 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर हो गया, जबकि डीजल की कीमत में 33 पैसे के इजाफे के बाद उसकी कीमत 98 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर हो गई। बरे सग़ीर में अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर पाकिस्तानी फ़नकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए। वो 66 बरस के थे और काफ़ी दिनों से अलील चल रहे थे। उन्हें कैंसर का मर्ज़ लाहक था और वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला थे। नेज़ उनके गुर्दे भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। ARY की एक रिपोर्ट के मुताबिक उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, मगर तबीयत ख़राब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उमर शरीफ के इंतकाल की तस्दीक उनकी अहलिया ने की। एक रिपोर्ट के मुताबिक उमर शरीफ के दिल के मसल्स कमज़ोर हो चुके थे, जिसकी वजह से खून की गर्दिश में रुकावट थी, जबकि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ़ का सामना था। उनकी तकलीफ़ का इलाज ओपन हार्ट सर्जरी से ही हो सकता था, लेकिन उमर शरीफ की पहली भी एक ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, जबकि उनके गुर्दे भी कमज़ोर थे। लिहाजा दोबारा सर्जरी करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। पाकिस्तानी टेलीविज़न के मारूफ मेज़बान और न्यूज़ एंकर वसीम बादमी ने इंस्टाग्राम पर उमर शरीफ की एक वीडियो पोस्ट करके वज़ीर आज़म इमरान खान से उनके कैंसर के मर्ज़ का इलाज कराने की दरख्वास्त की थी। इसके बाद हिंदुस्तानी गुलकार दिलेर मेहदी ने भी इमरान खान से उमर शरीफ का फ़ौरी इलाज कराने की गुजारिश की थी। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, जिसे ये फ़ैसला करना था कि उमर शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाए या नहीं। बाद 16 सितंबर को उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाने के लिए वीज़ा फराहम कर दिया गया। कॉमेडियन, अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज और टेलीविज़न की हस्ती उमर शरीफ हिंदुस्तान में भी काफ़ी मकबूल थे और एक ज़माने में उनके स्टेज शोज़ की वीडियोज़ और ऑडियो कैसेटों की यहाँ काफ़ी मांग रहा करती थी। बकरा किस्तों पर दुल्हन मैं लेकर जाऊँगा, सलाम कराची, अंदाज़ अपना अपना, मेरी भी तो ईद करा दे, नई अम्मी पुराना अब्बा, ये है नया तमाशा, ईद तेरे नाम उनके मशहूर स्टेज ड्रामों में शामिल है। पाकिस्तान के नामवर फ़नकारों ने उमर शरीफ की रहलत पर अपने इंतहाई रंज और गम का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से दिली इजहार ताज़ियत की है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। हरियाणा में किसानों ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर और दीगर BJP अरकान असम्बली का मुख्तलिफ इलाक़ों में मुहासरा किया। दरिया असना मुजाहरा कर रहे किसानों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया था। किसानों ने कई मकामात पर बैरिकेड तोड़ डाले, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार के जरिए मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। अम्बाला में BJP के रुकन असम्बली की रिहाइश गाह पर मुजाहरा किया गया। रियासत के कई ज़िले दफातर पर भी किसानों ने एहतजाज किया। किसानों ने वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की रिहाइश की जानिब पेशकदमी की कोशिश की तो पुलिस और उनके दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। ख्याल रहे कि एक तरफ जहां किसान मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 1 साल से तहरीक चला रहे हैं, वहीं हरियाणा में वो धान की ख़रीद में हो रही ताख़ीर से नाराज़ है। धान की ख़रीद के लिए पहले 1 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस तारीख को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बारिश के सबब धान में नमी आ गई होगी, ताकि धान थोड़ा सूख जाए, इसलिए ख़रीदारी की तारीख में तौसीक़ की गई।
इसी बात से किसान नाराज़ हो गए और वो बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में किसान वज़ीर आला खट्टर की रिहाइशगाह के बाहर नारे बुलंद करते हुए और हाथों में परचम थामे हुए जमा हुए। किसानों ने ऐलान किया कि वो रात को भी वहीं डटे रहेंगे। कई किसानों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। और 5 मिनट हम बतला लेते हैं सर, 5 मिनट में बात कर लेते हैं। डीसी साहब आए, देखो हमें जवाब तो इनको देना पड़ेगा, तो अब आप बोल बतला के सुनो, जवाब सुनो। हाँ। डीसी साहब जवाब यूँ है, हमारा कानूनी अधिकार है अपना आंदोलन करने का, विरोध करने का। मैंने सबसे पहले कही है, सुनो, कई है आपको बैठ के कर ले यार ये बात, आप नहीं बातें नहीं सुनो। हमने हमारे साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो आप? क्यों रोक रहे हो? देखिए, कमेटी प्रशासन और किसानों के तालमेल के लिए बनाई गई थी कि उनमें आपस में टकराव ना हो, क्योंकि प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी दबाव था। इसको किसानों ने देखा और उसको समझा कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी दबाव में है, इसलिए किसानों ने अपनी कमेटी बनाई। अपने सारे साथियों में से उन्होंने 15 साथियों को चिन्हित किया ताकि वो जाके दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखा सकें। और इसमें हम माननीय एसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने समय की नज़ाकत को भांपते हुए सही निर्णय लिया ताकि किसानों का विरोध प्रदर्शन भी हो जाए और आपस में टकराव भी टल जाए। देखिए, आगामी रणनीति ये है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, ये विरोध इसी प्रकार से जारी रहेगा। आज का जो कार्यक्रम है, आज क्या यहाँ से वापस जाओगे या यहीं रहेंगे? देखिए, आज के कार्यक्रम के अनुसार ये है, जब तक डिप्टी सीएम अंदर रहेगा हम काले झंडे दिखाते रहेंगे, और जब वो बाहर जाएगा तो हम अपने बॉर्डरों पर वापस जाएंगे। जिलों में भी किसानों ने सड़कें जाम की है। हाँ, वो इसी के प्रतिरोध पे की गई है कि जब आप किसानों के ऊपर वाटर कहना। प्रजातंत्र है, इसमें हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का हक है, हम भी पूरा उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो संस्थाएं हैं ये भी आप ही के समाज से बनी हैं, जैसा हमारा समाज होगा संस्थाएं भी उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि चलो, आपने नाका वहां से ब्रीच करके यहाँ तक आ गए, अब एक हमने और आप में जो सम्मान की लाइन है वही म्यूचुअल हमने रखनी पड़ेगी। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि किसान तहरीक के दौरान रेलवे ट्रैक पर धरना देने वालों के खिलाफ वो तमाम मुकदमात वापस लिए जाएंगे जो आरपीएफ ने दर्ज किए हैं। चन्नी ने इस हवाले से आरपीएफ के चेयरमैन को खत भी इरसाल किया और कहा कि इन मुकदमात को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ये तमाम मुकदमात ज़रई क़वानीन पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान दर्ज हुए थे। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके अलावा वबा के सबब वालिदैन को खो चुके लड़कियों के लिए आशीर्वाद स्कीम से इनकम की हद हटाने का ऐलान किया। इसके साथ पंजाब में सरकारी मुलाजिमतों में मुंतखब होने वाले 2004 मुलाजिमीन के लिए 1 जनवरी से फैमिली पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी गई। इससे कबल वज़ीर आला बनने के बाद चन्नी ने ऐलान किया था कि वो किसानों के बिजली के बिल माफ़ कर देंगे। वादे के मुताबिक काबीना के पहले इजलास में चन्नी ने 2 किलोवाट तक बिजली का बिल माफ़ करने का ऐलान किया। चन्नी ने कहा कि पंजाब में 2 किलोवाट कनेक्शन रखने वालों का बकाया बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा जिनका कनेक्शन मनक़ता हो चुका है उनका कनेक्शन भी बहाल हो जाएगा। इससे 53 लाख ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला चन्नी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ है, हम पंजाब के किसान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। मैं किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर किसानों पर कोई आंच आई तो मैं अपनी गर्दन भी कटवा सकता हूं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई मरकज़ी वज़रा और बीजेपी के कायदीन ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि गांधी जयंती के दिन बापू को खिराज अक़ीदत, ये दिन हमारे लिए गांधी जी की जद्दोजहद और क़ुरबानी को याद करने का मौका है। आइए हम सब उनकी तालीमात, नज़रियात और ज़िंदगी की अक़दार पर अमल करते हुए ये अहद करें कि ये सब उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। शास्त्री जी को नमन करते हुए उन्होंने लिखा कि वो मुल्क के अजीम सपूत थे जिन्होंने पूरी ईमानदारी, लगन और ख़ुद को वक्फ करने के साथ कौम की खिदमत की। उनकी सादगी, खूबी और दयानत आज भी तमाम अहले वतन के लिए तहरीक का ज़रिया है। वहीं वज़ीर आज़म मोदी ने हफ्ते को राजघाट बापू की समाधि का भी दौरा किया और गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वहाँ कुल मजहबी दुआया इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया था। इसके बाद उन्होंने विजय घाट पहुँचकर साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। There is life. He followed
the path of ahimsa and non-violence to make us unite. Honorable President, offering his tribute to Bapu. Gandhiji said, "Forgiveness is the quality of the brave, not of the cowardly. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong." These are some beautiful moments which fill us with sense of pride. गोरखनाथी रानी, गोरखनाथी रानी, गोरखनाथी रानी, नाती स्वरूप ना छाया जाकर ये जाने रे, पर तू के उपकार करे तो, पर दुख उपकार करे तो मन बभिमान। आज महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत मुल्क के सभी अहम सियासी कायदीन ने उन्हें पुरखुलूस खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन ट्विटर पर नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा है, जिसे देखकर सभी हैरान हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड होने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि ये लोग मुल्क को गैर जिम्मेदाराना तरीके से शर्मसार कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि नाथूराम गॉडसे ने ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का गोली मारकर कत्ल किया था। गॉडसे को इसके लिए फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन हिंदुत्व ज़हनियत के अलमबरदार लोग अक्सर नाथूराम गॉडसे को महात्मा गांधी पर तरजीह देते हुए नजर आते हैं। आज ट्विटर पर भी ऐसे ही लोगों ने नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड करा दिया, जो महात्मा गांधी की बेइज्जती से कम नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि 61,000 से ज़्यादा लोग नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद हैशटैग के साथ ट्वीट कर चुके हैं। ये सभी गॉडसे की हिमायत में ट्वीट कर रहे हैं। इस अमल की कई लोगों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि हिंदुस्तान हमेशा से रूहानी क़ुव्वत रहा, लेकिन ये महात्मा गांधी हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की रूहानी बुनियाद को अपने वजूद के ज़रिए से ज़ाहिर किया और हमें एक अखलाकी हक़ दिया, जो आज भी हमारी सबकी बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी से मुल्क में पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को समझने की अपील करते हुए कहा कि पानी ज़िंदगी की बुनियाद है, इसलिए पानी की बर्बादी रोकने के लिए इनफरादी सतह पर कोशिश करने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने हफ्ते को यहाँ जल जीवन मिशन पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में जल जीवन मिशन ऐप का आगाज़ किया और कहा कि उनकी हुकूमत की तरजीह मुल्क के दही इलाकों में हर घर को नल के पानी की फराहमी है। उन्होंने कहा कि गांव की ख़वातीन रोज़ाना कई किलोमीटर दूर जाकर तालाबों और नदियों से पानी लाती हैं। आज तक किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन उन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया। इससे गांव के उन लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2019 में उन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया था और उस वक्त मुल्क में महज 3 करोड़ घरों को नल के पानी तक रसाई हासिल थी, लेकिन आज 5 करोड़ घरानों को नल का पानी मिल रहा है और 2024 तक इस मिशन को पूरा करके मुल्क के तमाम दही इलाकों के लिए हर घर तक नल से पानी दस्तयाब कराया जाएगा। और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। हमने देखा है कई जगह नल से पानी गिरता रहता है, लोग परवाह नहीं करते। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रात में नल खुला छोड़कर उसके नीचे बाल्टी उलट कर रख देते हैं। सुबह जब पानी आता है, बाल्टी पर गिरता है, तो उसकी आवाज उनके लिए मॉर्निंग अलार्म का काम करती है। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पानी की स्थिति कितनी अलार्मिंग होती जा रही है। मैं मन की बात में भी अक्सर ऐसे महानुभावों का जिक्र करता हूं जिन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ है। ऐसे लोगों से भी सीखा जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए
देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रयोग होते हैं, उसकी जानकारी हमें अपने गांव में काम आ सकती है। आज इस कार्यक्रम से जुड़ी देश भर की ग्राम पंचायतों से भी मेरा आग्रह है, गांव में पानी के स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जी जान से काम करें। बारिश के पानी को बचा रखकर घर में उपयोग से निकले पानी का खेती में इस्तेमाल करके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुल्क के बाशिंदों बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो मुल्क को खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता बनाने के तरक्याती सफ़र में अपने अपने तरीके से अपना किरदार यकीनी बनाकर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। अमित शाह ने हफ्ते के रोज़ तारीखी लाल किले पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा एक तकरीब में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज की कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर यह बात कही। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गुज़िश्ता 15 अगस्त को शुरू होने वाली सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की कई साइकिल रैलियों का भी वहां पहुंचने पर खैर मकदम किया। ये साइकिल रैलियां मुल्क भर के 41 शोहदा के मकामात से होते हुए 41,000 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल करने के बाद लाल किला पहुंची। इससे पहले रैली में शामिल जवानों ने राजघाट पर जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क को आज़ाद कराने के लिए साल 1857 तक गैर मुल्की हमलावरों से लड़ते हुए शहीद हुए और 1857 से लेकर आज़ादी मिलने तक शहीद हुए मुल्क के अजीम बेटे, जिनमें कई गुमनाम शोहदा भी शामिल हैं, उनको खिराज अकीदत पेश करने और सलाम पेश करने के लिए इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। अगर एक नागरिक पूरे जीवन के लिए एक शुभ संकल्प लेता है तो 130 करोड़ शुभ संकल्प। ये वर्ष जो है आजादी का अमृत महोत्सव, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व में भारत के उन्नत स्थान के लिए अपने मन में आशा जगाने का है, अपने मन में संकल्प लेने का है और अपने कर्तृत्व से ये जागी हुई आशाओं को संकल्प पूरा करने की दिशा में कर्तृत्व को रास्ते पर डालने का ये वर्ष है। हम 130 करोड़ की आबादी जिसकी है ऐसा देश, अगर हम 130 करोड़ भारतीय आजादी के एक एक वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव में एक एक संकल्प लेते हैं, छोटा सा संकल्प हो मगर जो देश के अंदर व्यवस्था निर्मित करने के लिए कारणभूत हो, तो कितनी बड़ी शक्ति खड़ी हो सकती। 130 करोड़ लोग एक दिशा में एक एक कदम चलते हैं तो हम एक साथ 130 करोड़ कदम आगे जाते हैं, इसका हमें बोध होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति, अगर एक बच्चा, अगर एक नागरिक पूरे जीवन के लिए एक शुभ संकल्प लेता है तो 130 करोड़ शुभ संकल्पों का संपुट हमारी भारत माता को विश्व में उन्नत स्थान पर पहुंचा सकता है। अगर एक बच्चा तय कर ले कि मैं मेरे जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों का तोड़ने का काम नहीं करूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी डिसिप्लिन इस देश में आती है। एक युवा तय कर ले कि मेरे बाकी के जीवन में मैं मेरी भोजन की थाली में एक दाना भी अन्न जूठा नहीं छोड़ूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं कितना अनाज बच सकता है। अगर एक व्यापारी तय कर ले कि सरकार ने नियत किए हुए सारे टैक्सों को मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ सरकार को भारत के विकास के लिए दूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हो सकता है। ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है 130 करोड़ लोगों को शुभ संकल्प लेने का और अपने पूरे जीवन को तक उसको निभाने का। 130 करोड़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने एक समाअत के दौरान ज़बानी तौर पर कहा कि उन्होंने नौकरशाहों खुसूसन पुलिस अफसरान के खिलाफ मजालिम और शिकायतों की जांच के लिए मुतल्लिका हाईकोर्ट के चीफ जज की सदारत में एक पैनल बनाने के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा कि मुझे इस ताल्लुक से बहुत सारे एतराज़ हैं। नौकरशाही खुसूसन इस मुल्क में पुलिस अफसरान किस तरह का रवैया रखते हैं,
चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक वक्त हाईकोर्ट के चीफ जज की सदारत में नौकरशाहों खुसूसन पुलिस अफसरान के खिलाफ मजालिम और शिकायतों की जांच के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने के बारे में सोच रहा था। मैं इसे रिजर्व रखना चाहता हूं, अभी नहीं करना चाहता। सीजीआई ने कहा कि एक सीनियर पुलिस अफसर के खिलाफ मुजरिमाना मामले की समाअत के दौरान ये तबसरा किया। मामले पर समाअत कर रही बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल थे। बेंच छत्तीसगढ़ के मुअत्तल एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल गिरिजेंद्र पाल सिंह के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ मुजरिमाना मामलों में गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। उन पर मुल्क से गद्दारी, जबरन उसूली और आमदनी से ज़्यादा मिल्कियत के संगीन इल्ज़ामात हैं। इस मामले में अदालत उज़्मा ने 27 सितंबर को गिरिजेंद्र पाल के वकील से कहा था कि उनके मुवक्किल पर मामले में गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ नहीं ले सकते। अगले साल वैसे तो 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं, लेकिन सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश पर हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ से सबसे ज़्यादा रुकने पार्लियामेंट नुमाइंदगी करते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कश्ती को एहतराम के साथ पार लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलके वाराणसी में अवामी जलसा करके कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगी। पार्टी के रियासती तर्जुमान जावेद अहमद खान ने जुमे को बताया कि प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में मुनक्किदा अवामी जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात गुज़िश्ता 32 वर्षों में मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। रियासत की तरक्की में रखना पड़ा है। अमन कानून इंतजामात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अवाम से मुंसलिक उमूर पर कांग्रेस मुसलसल प्रियंका गांधी की क़यादत में बीजेपी के खिलाफ मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। इस दरमियान लखनऊ में पार्टी के तंजीमी ढांचे की मजबूती के लिए प्रियंका गांधी ने जुमे को मुसलसल तीसरे दिन मीटिंगों का सिलसिला बरकरार रखा। पंजाब के सीएम के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब अमरिंदर का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की कला को संभालने में नाकाम कायद उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि 43 एमएलएज ने मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखी। अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि 79 में से 78 एमएलएज की चिट्ठी मिली थी। इससे साफ जाहिर है कि पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी के रंग में रंग गई है। कल को वो कहेंगे कि पंजाब असेंबली के सभी 177 एमएलएज ने मुझे हटाने के लिए चिट्ठी भेजी थी। अमरिंदर ने यह भी दावा किया कि 43 एमएलएज को भी मजबूर करके लेटर पर उनके साइन लिए गए। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए कायदीन झूठ बोल रहे हैं। अमरिंदर ने मजाकिया लहजे में कहा कि ये तो पार्टी के अंदर का हाल है, वो अपने झूठ को भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। ये बहरान लगातार बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर सीनियर कायदीन का पार्टी के कामकाज से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। पंजाब कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए वफादारी का इजहार किया। उन्होंने हफ्ते के रोज कहा कि वो ओहदे पर रहें या ना रहें, लेकिन हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे। सिद्धू के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सीएम चरणजीत चन्नी के साथ बने सहमति के फॉर्मूले से खुश नहीं है। सिद्धू की बातों से लग रहा है कि वो पंजाब कांग्रेस की सदारत छोड़ने का मूड बना चुके हैं। हालांकि सिद्धू के इस्तीफे के बारे में अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया। सिद्धू ने कहा कि वो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के उसूलों पर चलते रहेंगे। सभी नेगेटिव फोर्सेस उन्हें हराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रवैये से पंजाब और पंजाबियत की जीत के लिए काम करते रहेंगे। चीन को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से जुड़े सरहद पर हफ्ते के रोज हिंदुस्तान ने K9 वज्र तोपें तैनात की हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर तोप 50 किलोमीटर दूर तक निशाने पर एक टारगेट पर निशाना साधने में केपेबल है। चीन के साथ 1 साल से ज़्यादा वक्त से बने इस तनाज़े के चलते इसे सरहद पर तैनात किया गया। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल
इसका कामयाब तजुर्बा हो चुका है। इसे आर्मी की सभी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा, जिससे फौज की ताकत बढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भी चीन और पाकिस्तान को लेकर हफ्ते के रोज़ बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से जुड़े बॉर्डर इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दिया है। चीन से जुड़ी सरहद पर इम्काना खतरे को देखते हुए हिंदुस्तान ने अफवाज की तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ने कहा कि उनकी आर्मी के साथ हमारी हर हफ्ता डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGMO लेवल की मीटिंग होती है। इसमें हम वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह की दहशतगर्द सरगर्मियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि हाल ही में बॉर्डर से जुड़े इलाकों में चीन ने फौजियों की तैनाती बढ़ाई है। चीन ने नॉर्दर्न लद्दाख और माफ़ कीजिएगा वेस्टर्न लद्दाख और नॉर्दर्न लद्दाख के अलावा वेस्टर्न कमांड पर भी बड़ी तादाद में अफवाज तैनात किए हैं। हिंदुस्तान और चीन के बीच अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 13वें राउंड की फौजी लेवल की बातचीत हो सकती है। उम्मीद है कि इस बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ में एक नौजवान की हलाकत पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कत्ल के तकरीबन 2 तिहाई पुराने वाक़े के मुल्जिम 4 पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी और उनकी तनख्वाह रोकने के अदालती हुक्म को नज़रअंदाज करने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। ये रकम मुतासरा के रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया गया। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जुमे को कहा कि इस मामले में अदालती हुक्म की अदम तकमील रियासती मिशनरी के तर्ज अमल को जाहिर करती है। दरखास्त गुजार यशपाल सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2002 में उसके 19 साला बेटे को पुलिस मुकाबले में हलाकत में 4 पुलिस अफसरान मुलविस से अदालती हुक्म के बाद भी मुल्जिम की गिरफ्तारी और तनख्वाहें रोकने के मुतालबे पर अमल दरामद न होने पर मुतासरा फरीक ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में हफ्ते की सुबह ट्रेनी पुलिस जवानों से भरी बस सड़क किनारे 15 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। हादसे में 12 जवान जख्मी हुए। इनमें से 4 जवानों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। ये सभी जवान मुंगेली में होने वाले वज़ीर आला भूपेश बघेल के प्रोग्राम में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस वबा से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। दुनिया में फिलहाल 49,97,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से जान गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 25 लाख अमवात 1 साल से ज़्यादा वक्त में हुई, जबकि अगली 25 लाख अमवात में सिर्फ 236 दिन यानी 8 महीने से भी कम वक्त लगा। ऐसा कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुआ जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। पिछले 7 दिनों में दुनिया में 8,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन के चलते मौत हुई, यानी हर 5 मिनट में एक शख्स की कोरोना से जान गई। पिछले 7 दिनों में दुनिया में हुई जुमला अमवात के औसत में से आधी से ज़्यादा अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, मेक्सिको और हिंदुस्तान में हुई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना के डेथ रेट पिछले कुछ हफ्तों में इनमें गिरावट देखी गई। दुनिया में कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा अमवात अमेरिका में हुई। यहाँ पर 7,02,000 लोगों की जान गई है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस के मामले में उससे सेहतियाब होने वालों की तादाद ज़्यादा रही, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस 1335 से कम होकर 2,73,889 रह गए, जो 197 दिन की कम तरीन सतह है। तरीन असना जुमे को मुल्क में 69,33,838 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 79,74,81,554 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 24,354 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की तादाद 3,38,50,961 हो गई। इसी दौरान अगर हम अमवात की बात करें तो 234 मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,48,573 हो गई। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खबरदार किया है कि आइंदा त्योहारों के मौसम में मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के फैलने का इम्कान है। उन्होंने लोगों को मोहतात और चौकस रहने का मशवरा दिया। गुलेरिया ने कहा कि अगर आप मजीद 6 से 8 हफ्तों तक अलर्ट रहेंगे तो कोरोना केसेस कम हो जाएंगे।
इन 2 महीनों के दौरान दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे कई त्यौहार होते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर लोग कोविड कवानीन पर अमल नहीं करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर उन त्योहारों के साथ आएगी। रणदीप गुलेरिया ने जस्टिस कमीशन के रुकन वीके पाल की जानिब से गुज़िश्ता माह जारी करदा वार्निंग को भी याद किया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।